हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको जो हमारा पहला चैप्टर था हिंदी में, जिसका नाम था राष्ट्र का स्वरूप, वो आधा रह गया था, तो वो आज हम आपको पूरा करवा देंगे। उस दिन हमने आपको 3 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम आपको 3 से आगे का कंप्लीट करवा देंगे। फिर हम कल जो नई वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे, और उस दूसरे चैप्टर का नाम है अशोक के फूल। फिर उसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, फिर हमारी गद्यांश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर पद्यांश रह जाएगा, तो हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हमारा पैराग्राफ लिखा है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये जो हमारी भूमि है, यही जो जिस पर निवास करने वाले जन है, मतलब मनुष्य है, ये किसका है? इनका दृढ़ बंधन है, मतलब संबंध है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, इसी दृढ़ भित्ति मतलब इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। मतलब राष्ट्र का जो स्वरूप है, राष्ट्र बनाया जा सकता है। फिर है, इस दृढ़ चट्टान, इस मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। ये जो दृढ़ चट्टान है, इसी पर ही क्या है, जो राष्ट्र के चिर मतलब जो जानवर है, जैसे कि गाय भैंस, इनका जीवन क्या है, आश्रित रहता है। फिर आगे लिखा है, इसी मर्यादा को मानकर, ये जो मर्यादा है मतलब इसी के मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य अधिकारों का उदय होता है। इसी को जानकर क्या होता है, जो राष्ट्र के प्रति है, जो हमारे राष्ट्र है, मनुष्य को का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि भूमि की वे देखभाल करें पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर नए नए पेड़ लगाएं। यही इनका क्या है, कर्तव्य है, और यही इसका अधिकारों का उदय होता है। फिर है, जो भूमि पृथ्वी के साथ, जो पृथ्वी सॉरी यहाँ पर लिखा है, जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। मतलब जो भूमि को अपनी माता और अपने आप को भूमि का पुत्र स्वीकार करता है, मानता है, वो ही क्या है, जो भूमि है, उसको पाने का अधिकार सिर्फ उसी को ही है। मतलब यहाँ पर लिखा है ना, भूमि की संपत्ति को पाने का अधिकार सिर्फ उसी का ही होता है। फिर आगे है, माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो पृथ्वी की माता है, उसके प्रति अनुराग, उसके प्रति सेवा भाव, यही क्या है, एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। फिर आगे लिखा है, वह एक निष्कारण धर्म है। क्या है, निष्कारण धर्म है, मतलब जिसमें कोई कारण नहीं है। फिर लिखा है आगे, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। मतलब जो स्वार्थ है, जैसे अगर किसी की माता है, उनके नाम पर 6-7 बीघा जमीन आ रही है, वो उनका पुत्र है, वो उन्हें प्रेम उसके जमीन के कारण करता है। जो पुत्र है वो अपनी माँ को प्रेम उसकी जमीन के कारण करता है, तो वो क्या होगा, स्वार्थी होगा। यही इसमें लिखा है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। मतलब पुत्र के स्वार्थ को सूचित करता है, दर्शाता है कि वो कैसा है। अब आगे इसमें लिखा है, अब हम आपको यहाँ पर लिखकर बताएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने आपको जो पाठ के नाम और लेखक है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। उसमें हमने आपको पूरा संदर्भ भी लिखकर बताया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट इसमें आए हो, तो जाकर पहली वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने जो चैप्टर 1 है उसे 2 वीडियो में डिवाइड किया है। पहली वीडियो मैंने डाल दी है और ये दूसरी वीडियो है। तो यहाँ पर हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। यहाँ पर देखो, इसकी व्याख्या हम यहीं से करेंगे, मतलब जहां से अंडरलाइन होता है और जहां तक होता है वहीं तक हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका अर्थ है, आप इस पर ध्यान मत देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या।
यहाँ पर लिखा है जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करता है, उसका आदर करता है, उन्हें ही उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है, जो मैंने अभी बताया है। फिर है पृथ्वी की संपदा को पाने का अधिकार वही मनुष्य का है जो उसका आदर करता है और उसे माता के समान मानता है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के भी आंसर देने। आप संदर्भ तो आप इसमें पूर्ववत ही लिख देना, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ उसी चैप्टर के हैं और उन्हीं लेखक ने लिखे हैं ये चैप्टर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारा, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, मतलब क्या रीजन होगा। तो यहाँ पर लिखा है स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम उसकी अवनति, उसके विनाश का ही सूचक होगा, मतलब उसका ही विनाश होगा। जो उसके लिए स्वार्थ से ही प्रेम करेगा उसके लिए। फिर है भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भूमि को जन्मदात्री माता के समान मानकर उसके प्रति अनुराग एवं आदर का भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन कहलाता है। जो पृथ्वी है उसको जन्म देने वाली माता के समान मानना और उसके प्रति आदर भाव ही भूमि और जन का क्या है, दृढ़ बंधन है। अब आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन याद कर भी मत जाना, आप पैराग्राफ में से भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो मेन क्वेश्चन होते हैं जैसे दृढ़ भित्ति का अर्थ क्या है और निष्कारण का अर्थ है, ये आपको हर पैराग्राफ के पढ़ने ही पड़ेंगे, इन्हें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैराग्राफ में थोड़े आते हैं, ये तो हमें लिखने पड़ते हैं जो हम समझते हैं उसमें से। फिर देखो दृढ़ भित्ति का अर्थ है यहाँ पर मजबूत दीवार और निष्कारण का अर्थ है कारण रहित, मतलब कोई कारण नहीं और स्वार्थ रहित। अब ये पैराग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। आज हम इस चैप्टर का एंड करवा देंगे, कल हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर हमारा 5वां पैराग्राफ है, ये देखो यहाँ पर हमने ये लिखा है हमारा 5वां पैराग्राफ, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जो माँ होती है उसके जितने भी पुत्र हैं सबको एक समान देखती है और समान भाव से ही चाहती है। फिर है इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले जन है, मनुष्य है, जीव जंतु है, वो सब एक बराबर है। फिर है उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, उनमें जो कोई जैसे भेदभाव करते हैं वो नहीं है। फिर है जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, मतलब उसको समान अधिकार मिलेगा। फिर है पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, मतलब जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य हैं या व्यक्ति हैं उनका विस्तार क्या है, अनंत है, मतलब प्राचीन काल से ही उनका निवास होता रहा है। फिर है नगर और जनपद, यहाँ पे है नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और बर्तन नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या जानवरों से भरे हुए हैं। फिर है ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और अनेक धर्म होते हैं उनको मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। क्या है ये, जो हमारी पृथ्वी है उसके पुत्र हैं। फिर है और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। फिर है किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उनका जो रिश्ता है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब जो समान अधिकार है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। फिर है पृथ्वी के विशाल प्रांगण, जो पृथ्वी का विशाल प्रांगण मतलब जो पृथ्वी इतनी बड़ी है उसको कह रहे हैं यहाँ पर, में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, मतलब जितनी भी जातियां सबके लिए समान जगह है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है।
मतलब उन्नति करने का और प्रगति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। फिर है किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। जो कोई जन है जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति की अगर हम जाति को पीछे छोड़ दें तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। फिर है तब राष्ट्र के प्रति प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जो राष्ट्र का स्वास्थ्य होगा मतलब वो उतने ही अंश में क्या रहेगा, असमर्थ, उतने ही अंश में ठीक नहीं रहेगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। इसकी व्याख्या क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी व्याख्या है, यहाँ से है इसकी व्याख्या, ये देखो ये है इसकी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर मैंने कॉपी में नहीं लिखा है क्योंकि कॉपी में भी वही लिखना है और क्वेश्चन बैंक में भी वही दिया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, पढ़ना है और इसकी स्टोरी को सुनना है और अपने पेपर में लिखकर आना है। बाकी रटने के कोई जुगाड़ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या है, मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान है। जैसे कि पर्वत है, तट है और बर्फीले स्थान है, उन सभी स्थानों पर क्या है, मनुष्यों का निवास है, मतलब उन पर मनुष्य रहते हैं। फिर आगे लिखा है, अनेक गांव, कस्बे, नगर और जिले मानव जन की आबादी से भरे पड़े हैं। मतलब जो मानव जन मतलब मनुष्य है उनकी आबादी से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इसी अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार भी अनंत है। सबको एक समान अवसर और अधिकार प्रदान कर साथ लेकर चलना ही समन्वयन है और इस मार्ग पर चलकर प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सबका है। अब यहाँ पर हमने इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या तो पढ़ ली है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये तो आपकी पाठ और लेखक का नाम हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, पुत्र को समान भाव से कौन देखती है? तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, पुत्र को समान भाव से पृथ्वी जो माता है वो देखती है या फिर रखती है। फिर अगला है, समान अधिकार का भागी कौन है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के साथ ही समान अधिकार का भागी है। फिर है, अनंत और जनपद शब्दों का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हमने कौन सा बताया? अनंत। ये पहले हमें ये वाला बताना था, तो हम पहले ये वाला बताएंगे, ये बात को बताए। अनंत का मतलब तो आप जानते हो, जिसका अंत न हो, मतलब विस्तार हो, जिसका अंत न हो। और अंतहीन का मतलब होता है जनपद, जिले को कहा जाता है। आगे है, हमने ये वाला पूरा कर दिया। जनपद किसको कहेंगे? जिले को। अंत बोलेंगे जिसका अंत ना हो। अब अगला हमारा ये वाला जो रह गया है, ये क्वेश्चन ये लिखा है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो आप लिख सकते हो, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए जो मनुष्य हैं, वो पूरी भूमि पर अरबों की जो संख्या है, जनसंख्या वृद्धि मतलब बहुत है मनुष्यों की, और उसी हिसाब से वो बसे हुए हैं। फिर अगला है हमारा, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। फिर राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो हमें इसलिए लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, संप्रदाय, जाति, वर्ग या किसी भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर
कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अगर हम किसी को पीछे छोड़ दें तो कोई सा भी राष्ट्र हो वो उन्नति नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अगला है हमारा सौहार्द और प्रांगण शब्दों का अर्थ क्या है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, मतलब हर पैराग्राफ के आपको ये शब्द याद करने पड़ेंगे और इनका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखो, सौहार्द का अर्थ है मनुष्य की उस सद्भावना से है जिसमें परस्पर सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और बंधुता के भाव निहित हो। प्रांगण शब्द का अर्थ धरती का आंगन अर्थात उसका विशाल और विस्तृत भूभाग है। ये हो गया हमारा पैराग्राफ पूरा। ये आप समझो, ये हमारे पेपर में 10 नंबर का आएगा। तो इतना बड़ा हमारे पेपर में 10 नंबर लाख बहुत है। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 10 नंबर में आपको 2 पेज ही भरने हैं, एक इधर की साइड का और एक इधर की साइड का। अब चलते हैं अगले पर। अगला पैराग्राफ क्या है, इसमें जो है ना हमारे 6 से 7 ही है बस, आज हम इसका एंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे छठा पैराग्राफ लिखा है जन का प्रभाव अनंत है। जो जन है, जो व्यक्ति है, उनका प्रभाव अनंत है, मतलब बहुत बड़ा है, अंत ही नहीं है। फिर है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तादाद में प्राप्त किया है। अब मैं आपको इसको नहीं बता के डायरेक्ट इसका पैराग्राफ ही बता देती हूँ, मतलब इसकी व्याख्या क्या है। ये देखो, यहाँ से हम इसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर ये है अमर तक, जहां तक अंडरलाइन हो हमें वहीं तक करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। इसकी व्याख्या है प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर है किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादाद में स्थापित किया हुआ है, मतलब हजारों सालों से मनुष्य भूमि के साथ संबंध बनाए हुआ है। अब दूसरी व्याख्या है इसकी, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिनिधित्व धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। मतलब जब तक धरती पर जो सूर्य है उसकी किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, मतलब प्रतिदिन धरती पर जो उसकी सूर्य की किरणें है वो आती रहेंगी। जब तक वो रहेंगी तभी तक मनुष्य का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये हमने कर लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कर ली। अब यहाँ पर है जन का प्रभाव से क्या तात्पर्य है। क्या है जन का प्रभाव से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है जन का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि जन का प्रभाव अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं उनकी जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है, मतलब जो पृथ्वी पर जन्म लेता है मरते हैं, जन्म लेता है मरते हैं, ये हमेशा चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, लिखा है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहाँ पर लिखा है हमारा क्वेश्चन, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती रही है। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति कर रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। आपको ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये आपको पैराग्राफ में से ही छांट कर लिखने पड़ते हैं।
अब ये हमारा हो गया पूरा। आपको 10 नंबर में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 पेज भरने चाहिए, एक इधर का और इधर का। अब इसकी एक पैराग्राफ और रह गया है, बस उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको कल अशोक के फूल जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवा देंगे, फिर जल्दी जल्दी हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा लिखा है 7वां पैराग्राफ है, ये लिखा है यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जो राष्ट्र का तीसरा अंग है वो जन जो व्यक्ति है उसकी क्या है, संस्कृति है। फिर है मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मतलब जो मनुष्य है उन्होंने जो कई युगों से मतलब प्राचीन काल पहले समय से जिस सभ्यता का जो निर्माण किया है, जो सभ्यता बनाई है, वही उसके जीवन की क्या है, श्वास और प्रश्वास है। जीवन का श्वास मतलब श्वास लेने का होता है ना, वही है। फिर है बिना संस्कृति के जन की कल्पना कम्बद मात्र है। मतलब बिना संस्कृति के हम जन की संभावना नहीं कर सकते। फिर है संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जो संस्कृति है वही क्या, जन का दिमाग है, व्यक्ति का दिमाग है। अगर आप अपना अनुमान लगाओ, जैसे हमने पृथ्वी का निर्माण कर दिया और उस पर रहने वाले जनों का निर्माण कर दिया, तो अब इसमें जो जन पैदा हुए हैं वो उनकी सभ्यता होगी, वो रहेंगे कैसे, तो उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ संस्कृति होनी चाहिए, जैसे कि कला, नृत्य, गीत, वो सब होना चाहिए। तो यही इसमें लिखा है, वही सब क्या है, इसका मस्तिष्क होता है संस्कृति। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक का ही अर्थ है जो लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर संदर्भ में तो सिर्फ आपको पूर्ववत ही लिखना है। अगर आपको इसका नाम पता है कि चैप्टर का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, तो आप मुझे इस कमेंट में लिखकर जरूर बता देना। तो यहाँ पर देखो, इसकी व्याख्या में लिखा है, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। और मनुष्य मतलब जो अर्थ लिखते हैं ना हम व्याख्या में, वो उसका बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क जो दिमाग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जो मानव मतलब जो कोई काम करता है, जैसे कि खाना खाने का काम या फिर कोई काम है जैसे पढ़ने का काम करता है, तो वो उसका दिमाग ही कराता है। तो यहाँ पर लिखा है ना, नियंत्रण, संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। फिर है, जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। निहित का मतलब छुपी हुई है। किसी राष्ट्र है उसका विकास और उसकी संस्कृति छुपी हुई है। फिर आप चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इसके क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक ये हो गया हमारा, ये हो गया। फिर है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ लिखा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य की संस्कृति है उसका क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। जो राष्ट्र है उसकी वृद्धि कैसे संभव है। फिर भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। मतलब जो हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। जैसे अगर भूमि पर रहने वाले व्यक्ति है और संस्कृति है, उसको अगर प्रतिदिन मतलब जो मनुष्य है उस पर अप्लाई किया जाए, मतलब
मनुष्य जैसे नृत्य है, गीत है, इनमें अपना ध्यान दे तो हमारी राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है। फिर है अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां नहीं, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ये वाला हमने अभी बताया था, ये वाला रह गया था। संस्कृति के सौहार्द और सौरभ से क्या अंतर्निहित है, ये वाला कौन सा है हमारा 5वां क्वेश्चन है। हमने अभी आपको जो बताया है वो 6ठा क्वेश्चन है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन ये है, ये लिखा है संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अब आपको इसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो सही है बस वही करने हैं। ये वाला देख लेते हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की क्या है, तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्र का तीसरा अंग जन का मस्तिष्क और संस्कृति है। आप ये आराम से लिख सकते हो। ये हो गया हमारा पैराग्राफ पूरा। अब हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही रह गया है बस, 8वां यहाँ पर लिखा है, ये देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने, यहाँ पर लिखा है, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। आपको यहाँ से लेकर यहीं तक ही लिखना है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या में लिख रहा है, लेखक कहते हैं कि, क्या लिख रहा है, लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियां फलती फूलती है। जो एक ही राष्ट्र है उसके अंदर क्या है, नई नई प्रकार की संस्कृतियां जन्म लेती रहती है। फिर इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया जाता है। मतलब मन का जो रस होता है उसको प्रकट किया जा सकता है। मतलब क्या क्या करते हैं या फिर किया जाता है। फिर है साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विभिन्न अंग है। फिर है इनका प्रस्तुतिकरण और आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। अब इसकी दूसरी व्याख्या है, ब्रह्म दृष्टि से देखने पर, मतलब ये 2 भावे कर दिए लेकिन अर्थ सिर्फ वहीं से लेकर यहीं तक का। आप चाहो तो 1 में भी लिख सकते हो और 2 में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख रहा है, ब्रह्म दृष्टि से देखने पर साहित्य, संगीत, नृत्य, गीत आदि ये सभी दिखाई देती है, किंतु इसके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। अगर हम बाहर की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर जो साहित्य है, इसके अंदर संगीत, नृत्य, गीत आदि, मतलब विभिन्न प्रकार की ये सभी भाषाएं, मतलब संस्कृति के जो अंग हैं वो दिखाई देते हैं, किंतु इसके अंदर अगर मूल रूप से देखें हम तो क्या है, एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ये हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है हमारा, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर अगला है हमारा 4था क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4था क्वेश्चन लिखा है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो यहाँ पर लिखा है, सहृदय मतलब प्रत्येक व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। तो अगला 5वां क्वेश्चन है, आप चाहो तो 5वां छोड़ सकते हो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है आपको वो पढ़ ले, जैसे कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। और अगला है मानसिक एवं स्वास्थ्य कर का अर्थ क्या है। आपको ये जरूर याद करने, चाहे ये छोड़ देने, क्योंकि ये आपको पैराग्राफ में से भी मिल जाएंगे लेकिन ये नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर विश्वव्यापी का अर्थ है जो समस्त संसार में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। जो समस्त संसार है उसमें किसी ना किसी रूप में क्या है,
विद्यमान है, ये लिखा है समस्त संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आंतरिक और आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है। फिर अगला है हमारा मानसिक शब्द और स्वास्थ्यकर। मानसिक का अर्थ है मन से उत्पन्न या मन से वियुक्त। जो मन से उत्पन्न होता है वही तो होगा मानसिक। फिर अगला है स्वास्थ्यकर शब्द का अर्थ है तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती मतलब तंदुरुस्त व्यक्ति। आप इससे याद कर सकते हो, तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ बताया है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, जिससे कि नई से नई वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। अबे जो 2-3 मतलब 8 से 9 दिन हो गए वीडियो नहीं पड़ी है, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको जो वीडियो आएंगी ना 2 या 3 दिन के बाद पड़ जाएंगी, क्योंकि अब हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ही सिलेबस बचा है। वो मैं आपको जो दिसंबर के जो जितने भी दिन बचे हैं अभी उनमें कंप्लीट करवा दूंगी। फिर जो हमारी जनवरी का महीना रह जाएगा उसमें हम आपको सारा रिवीजन करवाएंगे। मतलब जो मेन टॉपिक है, जैसे कि महत्वपूर्ण रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, वो हम आपको करवा देंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।